हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें अपने सामाजिक अनुसंधान की नेक्स्ट क्लास शुरू करनी है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अनुसंधान क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धतियाँ क्या होती हैं, इनकी प्रक्रियाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं, सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, या फिर जो अनुसंधान है उसके क्या स्टेप हैं, और स्टेप के जो ये बताए गए हैं कि कितने स्टेप में अनुसंधान हो रहा है, कुछ विद्वान जो थे उनके अनुसार क्या कहा गया है, और आपको ये भी बताया गया कि चरण में ये लिखावट में अंतर भले दिख सकता है लेकिन पद्धति में डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी विद्वान के अनुसार वो पद्धतियाँ वो चरण बताए गए हों। ये बातें आपको पिछले क्लास में बता दी गई थी। उसके नेक्स्ट टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। देखिएगा कि जो हमने चरण पढ़ाया था आपको डायरेक्टली नॉर्मल एक स्टेप वाइज स्टेप समझा दिया था। अब वो स्टेप वाइज स्टेप उसमें भी हम किस प्रकार से चयन करेंगे। अगर पहला चरण था हमारे समस्या का चयन, तो उसमें हम किस प्रकार से आगे कार्य करेंगे, समस्या के चुनाव में भी क्या ध्यान रखना है, वो सब बातें आज हम करेंगे, सभी स्टेप की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले है अनुसंधान पद्धति के चरण में समस्या का चुनाव। हमने बताया था कि रिसर्च करने से पहले समस्या का चुनाव करना है, ये इतना हमने बताया था, लेकिन क्या करना है वो देखिएगा। विषय चयन के कई आधार जैसे व्यक्तिगत अनुभव, मतलब किस आधार पे आप विषयों का चयन करेंगे, वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसमें सबसे पहले बताया गया कि व्यक्तिगत अनुभव बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी समस्या पे हम रिसर्च करने जाएं तो उसके बारे में हमारे पास कुछ अनुभव है या फिर हमें कुछ पता ही नहीं है, हम डायरेक्ट पहुंच गए रिसर्च करने। तो देखिए आगे सिद्धांत, जो भी हम टॉपिक का चयन करेंगे उसके बारे में क्या सिद्धांत है, किस प्रकार से वो कार्य करता है। आगे है साहित्य, सिनेमा। साहित्य जो है हमने बताया था कि उसके बारे में, टॉपिक के बारे में क्या चीज़ें कुछ आगे लिखी गई है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। सिनेमा, सिनेमा का मतलब कि उसके बारे में कुछ और चीज़ें क्या दिखाई जा रही है ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू। इसके बाद है कि समकालीन परिस्थितियाँ, या फिर ये बात कही जा रही है कि जिस भी आप परिस्थिति में हैं या फिर जिस क्षेत्र में आप शोध करने जा रहे हैं वहाँ प्रेजेंट टाइम समकालीन परिस्थितियाँ क्या दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ों का हम सेलेक्ट करते हैं इसके अनुसार। आदि हो सकते हैं। इसके बाद विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर प्रमाणित किया जा सके। हमें ऐसे विधियों का चयन करना है जिस पर वैज्ञानिक पद्धतियाँ लागू हों। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर दें जिस पे कि कोई रिसर्च ही ना किया जाए, कोई उसमें वैज्ञानिक पद्धति लागू ही ना हो। अब आप उसमें रिसर्च कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है, आदमी जो बाल एक ही जैसा क्यों कटवाता है, अब उसमें कौन सी वैज्ञानिक पद्धति लगेगी। सब लोग सीधे ही बाल कहीं कटवा रहे हैं, सब गुलाई में क्यों कटवा रहे हैं, उस क्षेत्र के लोग इस तरीके से बाल कटवाते हैं, वहाँ पे ये फैशन है। अब इस पर क्या होगा, इस पर कौन सी वैज्ञानिक रिसर्च चलेगी कि यहाँ क्षेत्र के रहने वाले लोग सब एक ही जैसे बाल कटवाते हैं या फिर इस डिज़ाइन में कटवाते हैं तो क्यों कटवाते हैं। हो सकता है सबकी पसंद हो, बस इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन सी वैज्ञानिक पद्धति आप लागू करेंगे। लेकिन आपको ऐसे सब्जेक्ट को चयन करना है जहाँ पे वैज्ञानिक पद्धतियाँ लागू की जा सके और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके प्रामाणिक तथ्य का संकलन किया जा सके। जब भी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होगा वहाँ पे प्रामाणिक तथ्य, जो भी तथ्य होगा वो प्रामाणिक होगा और उसका संकलन किया जा सकता है। रुचि को ध्यान में रखकर तथ्यों की उपलब्धता को देखकर सीमित विषय का चयन करना चाहिए। आप अपनी रुचि का ध्यान रखिए कि किस फील्ड में हमारी रुचि है, ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और उसके साथ ही साथ तथ्यों की उपलब्धता, जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, आप रिसर्च करना चाहते हैं, उससे संबंधित क्या कुछ तथ्य उपलब्ध हैं उस क्षेत्र में, तथ्यों की उपलब्धता को देख करके सीमित विषय, जो सीमित विषय है उसका चयन करना चाहिए। कोई भी रिसर्च आप ऐसा लीजिए जिसमें आप सक्षम हो करने में, ऐसा नहीं कि आप ऐसे टॉपिक का चयन कर लें जिस पे आप रिसर्च ही ना कर पाएँ। इसलिए ये रिसर्च जो है बहुत सोच समझ कर ले आता है, क्योंकि रिसर्च करने से पहले ही अगर आप टॉपिक जो है, समस्या जो है अच्छे से चयन नहीं करते हैं तो आपका पूरा शोध बेकार हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा, आगे चल के समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। इससे अच्छा है कि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप शोध का जो चुनाव है वो करेंगे उसके टॉपिक का। इसके बाद है, जैसे देख लीजिए कि इसमें किस प्रकार की समस्याओं का हम चुनाव करेंगे। यहाँ में हमें सामाजिक अनुसंधान पढ़ना है तो समाज से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं की बात करते हैं, जैसे आत्महत्या हो गया,
गरीबी, बाल विवाह, कार्यशील महिलाओं का समायोजन, यानी कि आत्महत्या अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। इसके बाद गरीबी है, कोई व्यक्ति गरीब है तो क्यों है, क्या कारण हो सकता है, किसकी वजह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाल विवाह है, कार्यशील महिलाओं का समायोजन, यानी कि जो महिलाएं कार्यशील हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे वो कार्य कर रही हैं। आज महिलाएं जो हैं घरेलू कार्यों से लेकर के बाहर ऑफिस के कार्य तक और भी क्षेत्रों में साइंटिस्ट बन रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, या फिर हर फील्ड में लड़कियां वर्क कर रही हैं। तो जो गांव की महिलाएं हैं उनकी कार्यशीलता जो है, उनकी चाहे जिस भी फील्ड में काम कर रही हो, एक ही महिला ढेर सारे फील्ड में एक साथ काम करती भी हो और अपने घर को भी संभालती हो, तो इसके बीच वो किस प्रकार से समायोजन कर रही है, अपने आप को किस प्रकार से मेंटेन कर रही है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें डीपली अध्ययन करना है। तो इन सब को हम सामाजिक अनुसंधान के टॉपिक में लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी समस्या का चुनाव हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा स्टेप हमारा कि उपलब्ध साहित्य का पुनरावलोकन। इसमें हमने बताया था कि जो भी हमने समस्याओं का चयन किया है उसके अनुसार जो उपलब्ध साहित्य उसका चयन करना है। अब आप सोचेंगे वो साहित्य मैं कहाँ से लेके आऊँ, तो यहाँ देखिए संबंधित साहित्य के पूर्ववर्ती थीसिस, यानी कि जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं ना, उसका पिछला जो थीसिस लिखा गया, थीसिस क्या होता है कि जब आप शोध करते हैं, शोध करने के बाद जो उसका कंक्लूजन आप लास्ट में लिखते हैं, क्या निष्कर्ष हमें प्राप्त हुआ है, वो सारी चीज़ जो पिछले समय में की जा चुकी हैं, जब आप रिसर्च करते हैं उसके पीछे पूर्ववर्ती समय में जो रिसर्च किया जा सकता है और लिख के रखा गया है, वो साहित्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद है साहित्य के पूर्ववर्ती थीसिस जो लिखे गए हैं या फिर लेख लिखे गए हैं, कुछ पत्र पत्रिकाएं जो आ रही है मार्केट में, उससे संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित उसमें क्या नई चीज़ें बताई जा रही हैं। इसके बाद रिसर्च पेपर भी जो पब्लिश होते हैं, रिपोर्ट पुस्तक, जो रिपोर्ट शोध के बाद लिखा जाता है। जैसे आप लोग किसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, फिर लास्ट में रिपोर्ट लेखन लिखते हैं, रिसर्च करने के बाद एक कॉपी में रिपोर्ट तैयार करते हैं आप लोग। फिर अगर कोई नेक्स्ट टाइम पे करेगा तो आपके पहले शोध को देखेगा, तो वो क्या हो जाएगा कि रिपोर्ट का जो है वो निरीक्षण कर रहा है, उसका अवलोकन कर रहा है रिपोर्ट पुस्तक की, तो वो सारी चीज़ें देख के फिर उससे थोड़ा और भी आगे दिमाग लगाएगा वो कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, क्या वैज्ञानिक कारण हो सकता है, फिर वो आगे अपने रिसर्च को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हम अपने जो साहित्य है उन सब का अवलोकन कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आदि का अध्ययन शोध कार्य की कठिनाइयों और उनको दूर करने के सुझाव उपलब्ध कर सकता है। अगर आप साहित्य का पुनरावलोकन करेंगे तो जो भी अध्ययन में आपकी समस्याएं आएंगी वो सारी चीज़ें आप पहले देख लेंगे। क्योंकि जैसे है कि अगर कोई व्यक्ति आप जो, जैसे मान लीजिए कि आप आत्महत्या पर कोई थीसिस तैयार करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, और इसके पिछले समय में पहले ही आपसे कोई व्यक्ति है जो आत्महत्या पे थीसिस लिख चुका है, वो शोध कर चुका है, तब वो क्या करेगा, वो ये कहेगा कि आप जो है, जो व्यक्ति है पहले कर चुका है उससे पूछेगा ना, और वो व्यक्ति जो है अपना जो रिपोर्ट लेखन तैयार करेगा लास्ट में उसमें लिखा भी होगा कि आपने जो रिपोर्ट लिखा है उसमें क्या समस्या आई है क्या नहीं, वो सारी चीज़ वो लिख के रखेगा ही। तो आप उसको जब उससे पूछेंगे, उसके थीसिस को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ समस्या उत्पन्न हो रही हैं। तो इससे आपके कार्य में, आपके अनुसंधान में वो कठिनाइयाँ करते समय नहीं आएंगी, वो कठिनाइयाँ आपके कार्यों में नहीं आएंगी ये चीज़ें, और उनको दूर करने के लिए आपको एक नया सुझाव मिल जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति ने पहले रिसर्च किया है उसने क्या नियम अपनाया था उस कठिनाई को दूर करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप ये गलती नहीं करेंगे। इसके बाद है करने के सुझाव उपलब्ध हो जाएंगे और दोहराव से बचा जा सकता है। हो सकता है कि जो व्यक्ति रिसर्च करके कुछ टॉपिक लास्ट में निष्कर्ष में पाया है वो अपने अनुसंधान में पिछला वाला व्यक्ति, हो सकता है अगर आप उसके थीसिस को ना पढ़ें, उसके बारे में जाने ही ना, और आप रिसर्च के तो आप भी वही निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो मतलब क्या है, तो वही बताया जाएगा कि यही निष्कर्ष तो पिछला व्यक्ति भी किया था, आपने नया क्या किया, आपने भी तो कुछ नहीं किया, जो पिछले वाले में निकला था वही तो आपने भी किया। तो यहाँ पे जो शोध तैयार होगा हमारा उसमें दोहराव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दोहराव से भी आप बच सकते हैं जब आप साहित्य का पुनरावलोकन कर लेते हैं। इसके बाद है इकाइयों का निर्धारण करना। इकाइयों का निर्धारण करने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं वहाँ पे किस प्रकार के शोध को करेंगे, किस इकाई पर करेंगे, वो
चीज़ों का हम निर्णय ले लेते हैं। देखिए जहाँ पे इकाइयों का निर्धारण एवं इनको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, जिस भी इकाई को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको परिभाषित करेंगे और जिससे शोधकर्ता एवं सूचनादाता भिन्न भिन्न अर्थ में ना समझें। जैसे आप कोई किसी व्यक्ति को मैसेज करते हैं, एग्जाम्पल पे देखिएगा, पता चले आप लिख रहे हैं कुछ, उसका अर्थ नेक्स्ट पर्सन जो है जिसके पास आप मैसेज कर रहे हैं वो उसका अर्थ कुछ और समझ ले, तो इससे अच्छा है कि आप उसे फ़ोन पे ही बता दीजिए, मैसेज ही ना करिए। मैसेज में लिखावट में आपके भाव कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं समझ में आते हैं, आप कहना कुछ और चाहते हैं, वो व्यक्ति समझ कुछ और लेता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने इकाइयों का निर्धारण इस हिसाब से करिए कि जो सूचनादाता है, सूचनादाता का मतलब होता है जिस व्यक्ति से आप उस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से इन समस्याओं के सुझाव का आंसर प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके अर्थ को ना समझ पाए कि आप क्या पूछना चाहते हैं, वो कुछ और आंसर दे दे, तो इससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जब आप इकाइयों का निर्धारण कर लेंगे तो जो सूचनादाता है वो भिन्न भिन्न अर्थ में नहीं समझेगा, अच्छे से उसे क्वेश्चन समझ में आएगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। इससे शोध की वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाती है। वस्तुनिष्ठता समाप्त होने का मतलब है कि जो एक वर्ड का एक ही अर्थ उस व्यक्ति को समझ में आ रहा है वो समस्या समाप्त हो जाएगी और आप जो कहना चाह रहे हो वो उस बात को समझ जाएगा। ये बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि उपकल्पना या प्राकल्पना निर्माण। उपकल्पना का मतलब है कि रिसर्च करने से पहले आप उस क्षेत्र से संबंधित कोई कल्पना पहले से तैयार कर लिए। हमने आपको बताया था कि जैसे एक्सीडेंट हो गया है तो हम डायरेक्ट कह दें कि इस व्यक्ति को गाड़ी चलाने ही नहीं आता है, इसी वजह से ऐसा हुआ। ट्रक वाले जो हैं वो ट्रक अच्छे से नहीं चला पाते हैं, ये मदिरा पान किए रहते हैं, इस वजह से इन्होंने टक्कर मार दी है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हम कल्पना करें, लेकिन जो रिसर्च करता होगा वो ये भी तो देखेगा कि सच में उस व्यक्ति ने मादक द्रव्यों का सेवन किया था या फिर जो ट्रक है हो सकता है उसका ब्रेक फेल हो या फिर सामने से किसी और गाड़ी के प्रकाश उसकी आंखों पे पड़े हों। मतलब उसके पीछे छिपे सारे कारणों का पता लगाता है वो व्यक्ति जो रिसर्च करने वाला होता है। तो वही चीज़ें इसमें कही जा रही है कि रिसर्च करने से पहले आप कुछ कल्पना अपने दिमाग में पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे आप, जब कल्पना दिमाग में तैयार रहेगी फिर आप रिसर्च करेंगे ना तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी रिसर्च करने में। देखिए, प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर सामान्य निष्कर्ष। प्रकल्पना का मतलब होता है कि प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर सामान्य निष्कर्ष। जो हमारे दिमाग में पहले से अवधारणा बनी है कि जो ट्रक वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं कि शराब पीकर ही गाड़ी चलाते हैं, कि हमारे दिमाग में पहले से ही बैठा हुआ है और ये हमारे दिमाग में कल्पना में आ गया कि इसलिए ये लोग बार बार एक्सीडेंट करते हैं, लेकिन उसके पीछे के छिपे कारणों को तो हमने देखा ही नहीं। लेकिन इस जो भी हमारे दिमाग में प्रारंभिक अवधारणा है, कल्पना है, फिर आगे जब हम रिसर्च करेंगे ना तो हो सकता है ये कल्पना को हम गलत भी ठहरा दें। जब इस कल्पना को हम गलत ठहरा देंगे तब वहाँ पे हमें त्रुटियाँ देखने को मिलती हैं जिसे शोध त्रुटि कहा जाता है। इसमें भी 2 प्रकार की त्रुटियाँ पाई जाती है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे बस इतना समझिए कि जब भी हम शोध करते हैं तो शोध करने से पूर्व उस विषय से संबंधित हम कुछ कल्पना या अवधारणा अपने दिमाग में रखते हैं। ये हमने बताया कि प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर सामान्य कोई निष्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये एक काम चलाऊ अनुमान होता है, नॉर्मल बस अनुमान लगा लेना है। इसके बाद है कि इसकी सत्यता की परीक्षा हम अनुसंधान में करते हैं। जो हमने कल्पना किया है अपने दिमाग में, अनुसंधान के समय में हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें सही है या फिर नहीं सही है, इसमें कुछ गलतियां हैं, जो हम दिमाग में सोचे वो सही था या फिर नहीं सही था। ये बात का पता कब चलेगा, जब आप अनुसंधान करेंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया, देखिए जैसे आर्थिक समृद्धि से मादक द्रव्य पदार्थ जो होते हैं के सेवन में वृद्धि होती है। नॉर्मल हम करें जो रईस लोग होते हैं वही मादक द्रव्यों का अधिक प्रयोग करते हैं, ये हमने बता दिया, ये हमारी कल्पना हो गई। लेकिन अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 2 चरों की बात की जा रही है। रिसर्च हमेशा 2 चरों के बीच होता है। 2 चर यानी कि 2 चीजें हैं। देखिए यहाँ पे आर्थिक समृद्धि है एक, ये पहला चर है। दूसरा है मादक पदार्थ, ये दूसरा चर है। पहला चर है आर्थिक समृद्धि, दूसरा चर है मादक पदार्थ के सेवन में वृद्धि जो है। तो ये जो दोनों चर हैं इनके मध्य के संबंध को समझना
कि क्या सच में मादक पदार्थ का जो सेवन है वो आर्थिक समृद्धि की वजह से ही हो रहा है, इस बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है उसका रिसर्च हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, गरीबी का कारण धार्मिक कुप्रथाएं हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो धार्मिक चीजें हैं उनकी वजह से ही क्या हो रहा है कि गरीबी बढ़ रही है। जैसे खाने को घर में कुछ है नहीं, लेकिन पंडित जी बता रहे हैं कि अगर आप दान पुण्य करेंगे ना तो आपके घर में आर्थिक समृद्धि जो है वो उच्च स्तर की हो जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति में समृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, ऐसा बताया जा रहा है। और ये कहने का इनका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, इसका मतलब है कि वो धार्मिक कुप्रथाओं से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो गरीब होते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो पंडित जी की बात बहुत मानता है। क्या पंडित जी कोई भगवान है? नहीं है। वो जो चीज़ें बताएंगे उसके अनुसार आप चलते जाइए, लेकिन आपको तो अपनी स्थिति के बारे में भी तो ध्यान रखना है कि हमारे पास खाने को है नहीं और हम चले दान पुण्य करने, ऐसा मत करिए। तो ये सारी चीज़ जब होंगी तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये जो दोनों चर हमें प्राप्त हुए हैं। और फिर एक एग्जाम्पल और नॉर्मल देख लीजिए कि धार्मिकता में ऐसा कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका दाह संस्कार करने के बाद हम मृत भोज भी करते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति दुख में है तो क्या ज़रूरत है उसको मृत भोज करने की, उसके पास खाने को पैसे नहीं है, वो व्यक्ति वैसे ही गरीब है, फिर वो क्या करेगा, अपनी धार्मिकता जो है उनको निभाने के लिए वो मृत भोज करेगा, ढेर सारे व्यक्तियों को अपने घर ले आ रहा है, खिला पिला रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो वो और गरीब होगा कि अमीर होगा? नहीं है उसके पास पैसे, तो फिर वो कर्ज लेगा, तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो और गरीब होता जा रहा है। तो ये बातें इसमें कही गई, गरीबी का कारण जो है धार्मिक कुप्रथाएं हैं। अगर ये बात सत्य है या फिर नहीं है, तो इन दोनों बातों का पता हमें लगाना है। ये नॉर्मल हमने कल्पना कर ली है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो इसका मतलब है वो धार्मिक कुप्रथा से पीड़ित है। पहला चर है गरीबी, दूसरा है धार्मिक कुप्रथाएं। अब इनके दोनों के बीच के हम मध्य संबंध को समझेंगे कब, अपने रिसर्च में समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुसंधान प्रारूप डिजाइन, कि हम जो अपना अनुसंधान करने जा रहे हैं उसके लिए हम कोई रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, जिस रूपरेखा पे चल करके हमें अपने कार्यों को करना है। कार्यों का करने का मतलब है यहाँ पे जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, उसके लिए आप कोई रूपरेखा तैयार कर लीजिए। नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर देखें तो किसी भी खाद्य पदार्थ को पकाने से पूर्व आप उसकी कुछ तैयारियाँ कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है, इसका हम आयोजन कैसे करेंगे, कौन कौन सामान लग रहा है उसको हम इकट्ठा कैसे रखेंगे, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही देख लेते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुसंधान प्रारूप डिजाइन में कि उपकल्पना के पश्चात जब हमने क्या किया था, कल्पना तैयार किया था, उसके पश्चात एक रूपरेखा बनाई जाती है, एक रूपरेखा, एक योजना बना ली जाती है कि जो अनुसंधान के प्रारंभ से लेकर के अंतिम पड़ाव की योजना होती है। वही हमने बताया कि एक रूपरेखा आप तैयार कर लेंगे कि किस सीक्वेंस से आपको कार्यों को करना है, जो अनुसंधान के शुरुआत से और लास्ट तक, जब तक आप रिपोर्ट लेखन नहीं करते तब तक उसी रूपरेखा पर चल के आपको कार्यों को करना पड़ता है। इन्हें अनुसंधान प्रारूप भी कहते हैं। यह अनुसंधानकर्ता के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। जो अनुसंधान कार्य करता है उसके लिए ये क्या करेगा, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा, मार्ग दिखाएगा कि किस वे पे आपको चल करके अपना रिसर्च कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपकरणों एवं विधियों का पूर्व परीक्षण एवं अग्रगामी अध्ययन करना। हमने बताया था कि जो भी आप रिसर्च करने जाते हैं तो उसके पहले आप साहित्य का पुनरावलोकन कर रहे थे, उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे अनुसंधान प्रारूप डिजाइन तक पूरा प्रोसेस तैयार हो गया है। हमने अब क्या किया 5वें पॉइंट में कि अपने लिए रिसर्च करने के लिए पूरी रूपरेखा बना ली है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि जो उपकरण का हम प्रयोग कर रहे हैं अपने अनुसंधान में, जो विधि का प्रयोग कर रहे हैं, वो साक्षात्कार विधि है, प्रश्नावली विधि है, या फिर इस प्रकार से रिपोर्ट लेखन से पूर्व आप कुछ प्रश्नावली दे रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, या फिर अवलोकन कर रहे हैं, कि मतलब कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उन सब का आप पहले क्या करेंगे, परीक्षण कर लें पहले।
जांच लें वो परीक्षण की विधि सही है या फिर नहीं, जिस उपकरण का हम प्रयोग करने जा रहे हैं वो सही है या फिर नहीं सही है। इन सब क्या करना है, विधियों का पूर्व परीक्षण करना है एवं अग्रगामी अध्ययन और आगे के लिए भी अध्ययन कर लेते हैं। इसमें देखिए नॉर्मल, पहले इसमें क्या बताया गया कि वास्तविक अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व पद्धतियों एवं उपकरणों का छोटे स्तर पर जांच कर लेना चाहिए। मान लीजिए आप कोई आइटम बनाना सीख रहे हैं तो पहले थोड़ा सा बना के चेक करते हैं कि हमें बनाने आ गया या फिर नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर परिवार में 15-20 लोग हैं तो 15-20 लोग के लिए इकट्ठा जितना सामान लगेगा उतना पूरा इकट्ठा हम बनाएं व्यंजन। इससे बेहतर है कि आप पहले थोड़े से खाद्य पदार्थ को, उसके मटेरियल को लेकर के चेक कर लीजिए कि जो मैंने खाद्य पदार्थ बनाना सीखा है वो सही है या फिर नहीं तो जितने व्यक्ति हैं उनके लिए जितना सहायक सामग्रियां हैं खाद्य पदार्थ की वो सारी वेस्ट हो जाएंगी आपके सीखने में ही। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि पहले छोटे स्तर पर आप उसको, उन उपकरणों को, उन विधियों को चेक कर लीजिए वो सही है या फिर नहीं सही है, जिससे प्रारंभिक स्तर पर ही कमी व दोष का पता चल जाए, ठीक है, और उनको दूर किया जा सके। इसे मुख्य अनुसंधान का लघु स्तरीय प्रारूप भी कहते हैं, यानी कि जो मुख्य अनुसंधान में करना है उसका लघु स्तरीय प्रारूप करते हैं। जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि लघु शोध जो है वो एमए में करना पड़ता था, लेकिन अब क्या किया गया है कि उसे आपको ग्रेजुएशन में ही दे दिया गया, फाइनल ईयर में ही दे दिया गया। क्यों दिया गया है कि आप उस विषय के बारे में डीपली समझें, जाने कि ये चीज़ें क्या होती हैं। पहले तो ऐसे पीएचडी में होता था, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में दिया गया। अब क्या किया गया है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ही फाइनल ईयर में दे दिया जा रहा है। आप उसके बारे में कुछ पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। वही सारे टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर किए जा रहे हैं कि जो चीज़ें आपको आगे करनी है उसके बारे में आप अभी से तैयार हो जाएं। इसीलिए ये सारे टॉपिक को इंक्लूड किया गया। पहले ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं हुआ करती थी। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख्य अनुसंधान का लघु स्तरीय प्रारूप भी कहा जाता है। जो मुख्य अनुसंधान आपको करना है उससे पहले आप कोई छोटे स्तर पर कर लेते हैं तो आपको अपनी गलतियों का पता चल जाता है। जब आगे आप बड़े अनुसंधान करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं देखने को मिलती है। इसके बाद है, यहाँ तक आपने उपकरणों विधियों का चयन भी कर लिया, मतलब कि जांच भी कर लिया कि ये सही है या फिर नहीं सही है। अब हम जाएंगे क्या करने, अनुसंधान करने जाएंगे। अनुसंधान करने जाएंगे तो वहाँ से हमें डेटा को कलेक्ट करेंगे, हम वहाँ से तथ्य का संकलन करेंगे। का मतलब होता है कि तथ्य के संकलन का मतलब होता है कि जिस समस्या का चुनाव आपने किया था उन समस्याओं का डेटा कलेक्ट करने आप जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर कोई समुदाय है जहाँ पे आप जो है सामाजिक समस्याओं के अनुसंधान के लिए गए हुए हैं, वहाँ से आपको तथ्यों का संकलन करना है। इसमें क्या करना है कि इस चरण में अनुसंधानकर्ता संबंधित अध्ययन क्षेत्र में जा करके, जो भी समस्या का क्षेत्र है आपका, जिस भी क्षेत्र में आप समस्या का चयन किए हुए, जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, वो क्या करिए कि अनुसंधानकर्ता अपने संबंधित अध्ययन विषय को क्या करता है, उस क्षेत्र में जा करके किसी एक या अधिक प्रविधि से, किसी एक विधि का प्रयोग करके रिसर्च करता है या फिर अधिक विधियों के प्रयोग से तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। मान लीजिए आप प्रश्नावली विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, आप साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर लीजिए, शायद समझ में आ जाए। नॉर्मल अगर देखिए कि कहीं पे आप गए तो अवलोकन विधि, अगर आप सोच रहे हो कि हम देखकर सारी चीज़ों को जान लेंगे और अपनी रिपोर्ट में लिख लेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। जब ऐसा नहीं हो पाया देख करके तो आप सोचेंगे कि अब हम क्या करें, इनका इंटरव्यू ले लेते हैं। उनको इंटरव्यू लेने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। कोई अपनी जानकारी आपको क्यों देगा, उसके लिए समस्या उत्पन्न होगी। तो आप जो है एक विधि या अनेक विधियों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, तथ्यों का संकलन कर सकते हैं। इसमें गोपनीयता का ध्यान रखते हुए हमने बताया आपको कि जब आप निरीक्षण करने जाएंगे, सर्वेक्षण कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो कहीं पे आप गए डेटा कलेक्ट करने के लिए, मान लीजिए गाँव में गए हैं, क्या आपको लगता है कि आप वहाँ के लोगों से जो पर्सनल चीज़ें पूछेंगे कि अगर आपके घर में सब लोग शराब इतना ज़्यादा पीते हैं तो क्यों पीते हैं, क्या वजह है, तो क्या आपको लगता है कि वो लोग सही बात बताएंगे? आपको नहीं बताएंगे। उनको लगेगा कि अगर कोई गोपनीय बात है हमारे परिवार की, अगर हम इसे बताएंगे तो हो सकता है कि ये बात जो है धीरे धीरे पूरे समाज में फैल जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको उनकी गोपनीयता का भी ध्यान रखना है। आपको उनको संतुष्ट करना पड़ेगा ये कह के
कि जो भी बातें आप बताएंगे वो बातों को गोपनीय रखा जाएगा, किसी से कहा नहीं जाएगा। आपको पहले उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है डेटा को कलेक्ट करते समय, ठीक है। गोपनीयता का ध्यान रखते हुए उसके बाद क्या है, पक्षपात रहित। जब आप गोपनीयता का ध्यान रखेंगे उनके, तो आपका जो डेटा कलेक्ट होगा ना वो एक पक्षपात रहित होगा। नॉर्मल अगर आप उनको विश्वास नहीं दिलाए हैं तो क्या वो व्यक्ति मान लीजिए आपके कहने पे कुछ डेटा बता ही रहा है आपको कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ क्या है, तो क्या आपको सही बात बताएगा? कुछ गलत बात बता देगा, गलत गलत बातें बताएगा, कहेगा नहीं मेरे परिवार में ऐसा होता है, कभी कभी होता है, मेरे घर में कहाँ कोई शराब पीता है और इसका बैड इफेक्ट मेरे परिवार में क्या ही देखने को मिल रहा है, कुछ नहीं, मेरे यहाँ पे नॉर्मल पार्टियों में सब लोग ऐसे करते हैं और कहीं ऐसा कुछ करते ही नहीं हैं। ये सारी चीज़ें बताएंगे तो आप जो डेटा कलेक्ट करेंगे ना, वो डेटा जो आप कलेक्ट करेंगे उसमें पक्षपात होगा, कोई अच्छा निष्कर्ष आप नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए जब आप जाएंगे गांव में, किसी समुदाय में, समस्याओं का चयन करें, उस समस्या से संबंधित कोई भी टॉपिक हो, उससे संबंधित जिस व्यक्ति से आप सूचना ग्रहण करेंगे वहाँ पे आपको गोपनीयता का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे बिना किसी पक्षपात के आपको डेटा कलेक्ट हो सके, पक्षपात रहित और फिर पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर। यानी कि उन व्यक्तियों को पहले से कोई बताया है कि ये जो सब लोग आते हैं पूछते हैं ये लोग अच्छे नहीं होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, क्या करेंगे आपकी बातों को वायरल कर देंगे, ये सारी चीज़ें आजकल देखने को भी मिलती हैं। तो जो पहले से उनके दिमाग में बता दिया गया है कि ये लोग जो पूछते हैं इनको सही बातें नहीं बताना चाहिए। कभी भी आप जो है, अभी आपको कोई व्यक्ति कह दे, और नॉर्मल सी बात है कि कोई अपना डेटा आपको क्यों शेयर करे। आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, आपके नंबर पे कोई OTP आया, आप किसी को क्यों देंगे? आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है। घर वाले बताएं आपको किसी को OTP नहीं देना है, फिर आप गए बैंक में पैसा निकालने या फिर कोई और काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वहाँ पे दुकानदार आपसे कह रहा है कि आपके नंबर पे OTP गया, आप OTP दे दीजिए, फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। फिर आप कह रहे हैं कि हम OTP नहीं देंगे, मेरा फॉर्म आप फिल करिए चाहे जैसे करिए। आपके दिमाग में पूर्वाग्रह में ये बात हो चुकी है कि अपना OTP किसी को नहीं शेयर करना चाहिए। अब वहाँ पे आपकी ही ज़रूरत की चीज़ें हो रही हैं, आपका ही फॉर्म फिलअप हो रहा है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे नहीं दे रहे हैं, पूर्वाग्रह से आप पीड़ित हैं। तो ये समस्या आपके जीवन में देखने को मिल रही है। तो वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि डेटा को कलेक्ट करने से पहले जो व्यक्ति के दिमाग में पहले से अवधारणा विकसित हो गई है उन सबको निकालना पड़ेगा। उनको ये संतुष्टि दिलवाइए कि आपके डेटा को गोपनीय रखा जाएगा, पक्षपात रहित होगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हम डेटा कलेक्ट करने आए हैं तो सिर्फ सर्वेक्षण ही करेंगे, बाकी यहाँ पे कोई और समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप लोग करेंगे। मुक्त होकर मतलब पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर डेटा कलेक्ट होगा। उसके बाद अवलोकन का प्रयोग करते हुए और वो सारी चीज़ें देखते हुए अवलोकन करते हुए निष्पक्ष रूप से, बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष रूप से तथ्य संकलन किया जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ पे होता है कि इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप डेटा को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन। जो भी यहाँ पे हमने डेटा को कलेक्ट किया है, अब उनका हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, जैसे टेक्सटाइल में हमने पढ़ लिया कि रेशों का वर्गीकरण करना है, तो किस आधार पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं, उनकी लंबाई के आधार पर, उनकी प्राप्ति के स्रोत के आधार पर, इस प्रकार से कर रहे थे। वैसे यहाँ भी बताया जा रहा है कि तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, प्राप्त तथ्यों का उनकी समानता के आधार पर, जो भी यहाँ तथ्य प्राप्त हुआ है उनकी समानता के आधार पर कि सारे गरीब लोग जो हैं एक तरफ है, उनसे क्या डेटा प्राप्त हुआ कि कोई व्यक्ति मद्यपान कर रहा है तो क्यों कर रहा है। वहीं मध्यम वर्ग वाले कुछ व्यक्ति हैं, कुछ परिवार हैं, उनसे क्या डेटा मिला। वहीं कुछ अमीर वर्ग के लोग हैं, उनसे क्या इसी टॉपिक से संबंधित क्या डेटा कलेक्ट हुआ। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसमें प्राप्त तथ्य जो भी हुआ उनकी समानता व विभिन्नता के आधार पर वर्गीकरण कर लेते हैं। इसके बाद सारणी बना लेते हैं कि इन तथ्यों का क्या कारण हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे तथ्यों का वर्गीकरण हमने कर लिया, उनकी सारणी बना ली है, अब क्या करेंगे, ये जो तथ्य था हमारा, जो भी डेटा कलेक्ट किया है हमने, जो भी मैटर हमें प्राप्त हुआ, उनका विश्लेषण करेंगे।
यहाँ पे हमने वर्गीकरण किया उनके समानता और विभिन्नता के आधार पे। फिर जो समानता और विभिन्नता के आधार पे मैटर हमने कलेक्ट किया है उनका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें कि क्या इसमें जो समस्या है, जो समाधान इसका है, इसके पीछे का कारण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में, उनके संबंध के बारे में हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब है कि जांच पड़ताल कर रहे हैं, इनमें एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में, यहीं पर तथ्यों का जो विश्लेषण है, यहीं पर हम अपना दिमाग का अधिक प्रयोग करते हैं कि ये जो हो रहा है आखिर क्यों हो रहा है। यहाँ पे आप रिसर्च का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। इसके बाद है कि सामान्यीकरण व निष्कर्ष तथा रिपोर्ट लेखन। आपने डेटा जो आपको प्राप्त हुआ था, आपने उसका विश्लेषण भी कर लिया, उसमें क्या कार्य कारण संबंध है या सह संबंध ज्ञात करना और उत्तरदायी कारणों की पहचान करना आपने कर लिया था। फिर आपको क्या करना था कि निष्कर्ष तथा रिपोर्ट लिखना है। जो भी यहाँ पे आपने विश्लेषण किया उसके आधार पे आपने क्या निष्कर्ष निकाला है, वो निष्कर्ष आप निकाल के रिपोर्ट लेखन करेंगे। जो भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, लघु शोध बना रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं किसी फील्ड में, चाहे वो दीर्घ शोध हो या लघु शोध हो, कहीं भी नॉर्मल भी अगर आप कहीं पे सर्वेक्षण कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो ये सारे प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस क्लास में हमने देखा कि एक अनुसंधान क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसमें किस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना है, सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसके बारे में क्या क्या विद्वानों के द्वारा बताया गया है। फिर जो सामाजिक अनुसंधान है या फिर नॉर्मल अनुसंधान है, उनका क्या स्टेप हो सकता है, वो स्टेप को जो था हमारा, उसके बारे में हमने एक एक पॉइंट को डीपली अध्ययन कर लिया है। तो इस क्लास में हमें बस इतना ही पढ़ना था। तो यहाँ तक आप लोग अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, उसको लिखते जाइए और सीक्वेंस वाइज खास करके इनके स्टेप को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब इनका स्टेप आपको याद रहेगा तो एक कहानी की तरह आप किसी भी पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग से फिर से हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।